brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Hello and welcome to another episode of Doc Talk. The air pollution in Delhi continues to escalate, with the air quality index surpassing 350 in several areas on Thursday. Experts have cautioned that as the weather cools down, the AQI may exceed the 400 mark, entering the severe category. Factors like the bursting of firecrackers and stubble burning are expected to contribute significantly to this rising pollution. Individuals with pre-existing health issues, especially those with lung diseases such as asthma and COPD, need to take extra precautions. Earlier this year, the Delhi government shared a report with the National Green Tribunal pointing out that exposure to air pollution can have a negative impact on mental health as well. They found that it can contribute to feelings of sadness, create cognitive difficulties, and making it harder for people to cope with everyday challenges. It's an important reminder of how interconnected our environment and mental well-being really are. Today we have Dr. Kshitij Kalra with us to discuss the impact of air pollution on those with respiratory conditions, particularly in pediatric populations. I am Dr. Kshitij Kalra. I am a consultant pulmonologist practicing at Mata Chanand Devi Hospital in Janakpuri and Dr. Kalra's Multi-Speciality Center in Paschim Bihar, West Delhi. Welcome to Fit तक। आज हम एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स ऑन पेशेंट्स विद लंग डिजीजेस और पीडियाट्रिक एज ग्रुप, जो बच्चों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा होता है कि जो अस्थमा और सीओपीडी, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, ये क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि लंग्स और सांस की नली को इफेक्ट करते हैं। अगर अस्थमेटिक पेशेंट जो स्मॉल पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है एयर पोल्यूशन का, वो इनहेल करता है तो वो उसके एयरवेज को इरिटेट करते हैं। एयरवेज इरिटेशन की वजह से ड्राई खांसी, चेस्ट कंजेशन, वीजिंग और सांस फूलने जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादा एयर पोल्यूशन की मात्रा होने पर अस्थमेटिक और सीओपीडी पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि दिल्ली जैसे शहरों में हर 3 में से 1 बच्चे को इस टाइम पे एलर्जिक अस्थमा या वायरल ब्रोंकाइटिस है। सो इसकी वजह से फ्यूचर में भी बच्चों के लंग्स वीक हो सकते हैं। बेसिकली जो आउटडोर एयर पोल्यूशन होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक होता है ग्राउंड लेवल ओजोन, एक होता है फाइन पार्टिकुलेट मैटर। फाइन पार्टिकुलेट मैटर जब सनलाइट जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो वेपर्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके फाइन पार्टिकुलेट मैटर बनता है, जो कि हमारे लंग्स के निचले हिस्से तक बन सकता है। दूसरे प्रकार का एयर पोल्यूशन होता है सूट पार्टिकल्स, जो कि वुड बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इन सब चीज़ों से जनरेट होता है। वो हमारे सांस की नली जो गले तक रहती है और लंग्स के ऊपरी हिस्से में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो जब ये पार्टिकल्स एक पेशेंट या किसी नॉर्मल व्यक्ति के लंग्स में या सांस की नलियों में जाके डिपॉजिट होते हैं, तो सांस की नली उसकी वजह से नैरो हो जाती है, जिससे कि सिम्टम्स आते हैं जैसे कि सांस फूलना, खांसी, चेस्ट कंजेशन और वीजिंग। इस वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है और सीओपीडी पेशेंट्स का कभी कभी ऑक्सीजन लेवल भी डिप कर जाता है जब पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसको हम AQI जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेजर करते हैं। देखिए, इस टाइम पे दिवाली जैसे जैसे अप्रोच कर रही है, फेस्टिव सीजन है और साथ में स्टबल बर्निंग का भी टाइम है, तो ये जो सीज़न होता है इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो स्पेशली जो पेशेंट्स क्रॉनिक अस्थमेटिक होते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेसिक क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं? एक तो उनको ज़्यादा आउटडोर एयर पोल्यूशन, भीड़ भाड़ में ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। आउटडोर एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उनको अपना ट्रीटमेंट का, एक अस्थमेटिक पेशेंट्स को एक ट्रीटमेंट प्लान बना के रखना चाहिए, जिससे कि उनको पता रहे कि उनको इमरजेंसी में कौन सा इनहेलर लेना है, जिसको कि हम रेस्क्यू इनहेलर बोलते हैं, और नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इनहेलर लेना है, जिसको हम कंट्रोलर इनहेलर बोलते हैं। तो डॉक्टर के साथ बैठ के अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि उनको सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सांस फूलना, खांसी आना या चेस्ट कंजेशन होना, तो उनको डेफिनेटली एक डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। 4th चीज़ है स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। इवन पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, जो आसपास आपके स्मोक कर रहा हो। 5th चीज़ है आपको अपनी वैक्सीनेशंस लगवानी चाहिए, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की, जो कि लंग्स को इन्फेक्शन से बचाती हैं और उनकी इम्यूनिटी बचाती है। क्रैकर बर्स्टिंग से हमें प्रिवेंशन रखना है।
पटाखों से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि ज़्यादा पेशेंट्स को सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे कि हम लंग्स को ताकतवर भी रख सकते हैं और अस्थमेटिक पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो वो भी हो। स्पेशली अस्थमेटिक और जो पेशेंट्स क्रॉनिक लंग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, एक तो कोई भी क्राउडेड या पॉल्यूटेड प्लेस पे नहीं जाना है। आउटडोर एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, बिकॉज जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। हाइड्रेटेड रहना है, पानी की मात्रा ठीक रखनी है, फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। कोई भी क्राउडेड जगह पे यदि जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो मास्क पहन के रखना है और स्मोकिंग से बचाव रखना है। Well, I hope that you have got your answers. Keep watching Doc Talk on Fit Talk.